नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर। मैं एक्स CBI सब इंस्पेक्टर, आई एम प्रेजेंटली वर्किंग एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आज मैं आपको बताऊंगा कि CBI के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज हैं और उस ब्रांच में एक सब इंस्पेक्टर की क्या भूमिका रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ तक एक सब इंस्पेक्टर की भूमिका का सवाल है, वो लगभग हर ब्रांच में सेम तरह की रहती है। कुछ ऐसे काम हैं जो एक सब इंस्पेक्टर को हर ब्रांच में करने पड़ते हैं, चाहे कोई सी भी ब्रांच हो, और कुछ पर्टिकुलर ब्रांच की डिमांड्स होती हैं जो एक सब इंस्पेक्टर को पर्टिकुलर उसी ब्रांच में करनी पड़ती हैं जब वो वहाँ पोस्टेड होते हैं। तो ये कुछ काम जो सब इंस्पेक्टर के हैं, मैं उनके बारे में बताऊँ आपको। जैसे कि आपका विटनेस हो या जो आपके अक्यूज्ड हो, उनका स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना पड़ता है। वो आप उनको संबंध देंगे अपने ऑफिस में आने के लिए। वो ऑफिस में आएंगे, आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो उनका जवाब देंगे। आपको उसको इंग्लिश में फॉर्मुलेट करके एक स्टेटमेंट कंप्यूटर पर टाइप करना पड़ेगा। इंग्लिश में इसलिए क्योंकि CBI की वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वो काम जनरली सब इंस्पेक्टर करता है। इसके अलावा अगर आप किसी सीनियर ऑफिसर के साथ अटैच्ड हैं, फॉर एग्जांपल इंस्पेक्टर के साथ या DSP के साथ या मे बी ASP के साथ, तो जो केस इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर या DSP के नाम से चल रहा है, उनमें जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो सारा काम इंस्पेक्टर का रहता है। जैसे मैंने बताया अभी, एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, उसके अलावा एक केस डायरी रहती है जो मेंटेन करनी पड़ती है। केस डायरी एक डे टू डे रिकॉर्ड रहता है जो कि किसी भी केस में जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक करता है। आप उसमें जिस दिन कुछ आपने प्रोग्रेस किया उस दिन की डिटेल लिखेंगे कि मैंने इस व्यक्ति को संबंध दिया, इस फलाने व्यक्ति को मैंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया, इस व्यक्ति से मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगाए, ये लेटर मैंने इस बैंक को लिखा। तो वो सारा आपको कच्चा चिट्ठा उस केस डायरी में लिखना पड़ता है। इसके अलावा जैसे आप अगर कभी रेड पर जाते हैं, जिसको CBI की भाषा में सर्च बोलते हैं, तो सर्च या कोई भी ऐसा एक ऑपरेशन रहता है तो उसमें हर चीज़ का एक मेमो बनता है। आप किसी को अरेस्ट करने भी जाएंगे तो भी उसका एक मेमो बनाना पड़ता है। तो वो जो मेमो की पूरी कार्रवाई है वो सब इंस्पेक्टर को करनी पड़ती है। मेमो में चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, जैसे कि आप एंटर कब किया, आपने प्रेमाइस से एग्जिट कब किया, जब आप गए तो वहाँ पर कौन मौजूद था, जो वारंट था वो किसने साइन किया उस वारंट पर, और थोड़ी बहुत और रिलेटेड चीज़ें। आपने किसी को अगर अरेस्ट करके लाए हैं तो फिर आपने किस उनके करीबी रिश्तेदार को या उनकी पत्नी को या भाई को खबर की कि हम इनको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा जनरली वेरिफिकेशन पर भी एक सब इंस्पेक्टर को जाना पड़ता है। फील्ड वेरिफिकेशन पे किसी का एड्रेस वेरीफाई हो गया, किसी व्यक्ति की कंप्लेंट वेरीफाई हो गई। अगर आप कंप्लेंट वेरीफाई करने जाएंगे तो फिर आपको एक डिस्टिंक्टली जाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर कैमरा लगाकर या फिर एक हियरिंग एड जिसको बग बोलते हैं वो लगाकर। उसके बारे में मैं अभी आगे बताऊँगा। इसके अलावा एक प्रमुख जो काम एक सब इंस्पेक्टर का रहता है वो एक पैरवी का रहता है। पैरवी का मतलब आप इस तरीके से समझिए कि जो पुराने केसेस हैं, आपके आने से पहले कई सारे केसेस जो इन्वेस्टिगेशन होकर कोर्ट में जिनकी चार्जशीट फाइल हो चुकी है, अब वो केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, तो उनकी जब डेट रहती है केस की, तो उसकी प्रोसीडिंग के दौरान कोर्ट को कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए या कोई ब्रांच में कोई और दस्तावेज चाहिए, कभी केस डायरी चाहिए, या कोई अगर विटनेस को बार बार कोर्ट के द्वारा बुलावा देने पर भी वो नहीं आ रहा है तो उसके लिए फिर एक बेलेबल एक वारंट जारी होता है, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो वो सारे काम भी सब इंस्पेक्टर के होते हैं। और ये जो केस के लिए जो एक सब इंस्पेक्टर को कोर्ट जाना पड़ता है, वहाँ के अपने CBI के पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं, लॉ ऑफिसर्स, उनके साथ तालमेल बैठाना पड़ता है। उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पैरवी। एक सब इंस्पेक्टर को लगभग 20 से 25 पैरवी केस मिलते हैं। उनमें से सारे एक्टिव नहीं रहते। करीब 7 या 8 केसेस ऐसे रहेंगे जिनकी लगभग हर महीने या हर दूसरे महीने में तारीख लगेगी, आपको उस दौरान जाना पड़ेगा कोर्ट में। और बाकी के केसेस ज़्यादातर डोरमेंट रहते हैं, जिनमें साल या 2 साल में कभी कभार कुछ आता है। और कहीं कहीं पर पैरवी केसेस किसी को 90 से ज़्यादा भी दिए हुए हैं। पर बात फिर वही है कि वहाँ एक्टिव केसेस उतने नहीं होंगे, वरना कोई भी आदमी इतने केसेस एक साथ नहीं कर सकता। चलिए ब्रांचेस की बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे मुख्य जो ब्रांच है CBI की, वो है एंटी करप्शन ब्यूरो। 1939 में जब CBI का गठन हुआ था, तो उसका गठन करने का मुख्य उद्देश्य एक करप्शन प्रोसीडिंग्स को इन्वेस्टिगेट करना ही था। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो कुछ सप्लाई, जो मटेरियल्स की सप्लाई के दौरान गवर्नमेंट को शक हुआ कि कुछ करप्शन हुआ है, कुछ घपला हुआ है। तो उसकी जांच के लिए उन्होंने एक एजेंसी बनाई जो बाद में CBI के नाम से फेमस हुई। और आज भी एंटी करप्शन CBI का फोर्टे है। 70% काम जो CBI में चल रहा है किसी न किसी फॉर्म में वो करप्शन से रिलेटेड ही है। चाहे वो ट्रैप केसेस हों, चाहे आपका कोई गवर्नमेंट स्कीम में इरेगुलरिटीज़ हों, या फिर कोई बड़ा बैंक फ्रॉड टाइप का घोटाला हो,
70% काम आज भी एंटी करप्शन का ही है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो कह सकते हैं कि ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड हैवीली टास्क्ड ब्रांच है सीबीआई की। और इसका जो दायरा रहता है, जिस सिटी में ये रहती है जनरली उसी में इसका दायरा रहता है। जैसे दिल्ली की एसीबी जो है वो दिल्ली में ही कार्यरत है, और इसका पर जो पावर रहती है, कहने का मतलब है इसका जो डोमिनेशन रहता है वो सारे पब्लिक सर्वेंट्स पर रहता है जो उस एरिया के अंदर या यूटी के अंदर आते हैं। तो दिल्ली के अंदर ये दिल्ली पुलिस वालों को भी पकड़ सकती है, आपके लोकल पीडब्ल्यूडी वालों को भी पकड़ सकती है, आपके म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर्स और उनको भी पकड़ सकती है। तो एंटी करप्शन एक तरह से क्वीन है, ये काफ़ी पावरफुल ब्रांच है, पर उतना हेक्टिक भी रहता है। और इसमें जो सब इंस्पेक्टर पोस्टेड रहेंगे उनको जनरली लोकल विजिट के लिए कई बार जाना पड़ता है। आपने कई बार न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि सीबीआई ने फलां अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लिया रिश्वत लेते हुए। तो वो जो काम करती है वो एंटी करप्शन ब्यूरो ही करती है। जब कोई व्यक्ति कंप्लेंट लेकर आता है तो वो कंप्लेंट पर ट्रैप बिछाने से पहले एक उसकी वेरिफिकेशन की जाती है। वो वेरिफिकेशन का काम सब इंस्पेक्टर का रहता है। वेरिफिकेशन करने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका रहता है कि एक या तो कॉलर माइक लगाकर या एक बटन कैमरा लगाकर वो जाए, या एक डायरी वाला कैमरा लगा करके जाए जो कंप्लेंट है उसके साथ, और वो जो पब्लिक सर्वेंट जो पैसे की डिमांड कर रहा है उसको लाइव वो रिकॉर्ड कर ले। अगर वो डायरेक्टली ये बोल देता है कि हाँ भाई पैसा चाहिए या कुछ सेवा पानी कर दो, तो इसका मतलब वो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल है, डिमांड आपकी कंफर्म हो गई, आप उसके बाद ट्रैप बिछा सकते हैं। और इसके अलावा कई बार अगर ये संभव नहीं है कि आप 2 लोग जाएं तो कई बार फ़ोन के थ्रू भी उनको करना पड़ता है। तो यहाँ एंटी करप्शन ब्रांच में जो सब इंस्पेक्टर रहते हैं दे शुड बी स्ट्रीट स्मार्ट, काफ़ी उनको एक्सपर्ट होना चाहिए अपने, दे शुड बी क्विक ऑन देयर फीट। आप वो जल्दी से जल्दी किसी भी जगह पर फंस जाएं तो सोच लें, कोई बहाना मार दें, किसी भी कीमत पर वो सीबीआई का नाम बाहर ना आने दें, नहीं तो कोई भी ट्रैप या कोई भी जो कंप्लेंट जिस पर आप ट्रैप कर सकते हैं वो फेल हो सकती है। और जनरली मेरा ऐसा मानना है कि अगर एसीबी में कोई सब इंस्पेक्टर हैं तो उनके पास एक अपना पर्सनल व्हीकल होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो अगर दिल्ली में रहेंगे तो बसों में, मेट्रो में, ऑटो में धक्के खाएंगे, क्योंकि उनको फ्रिक्वेंटली हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार तो उनको बाहर जाना ही पड़ता है वेरिफिकेशन पे, चाहे कोर्ट में या लोकल दिल्ली की किसी भी लिमिट्स में। उसके बाद एक अगली आती है एंटी करप्शन यूनिट्स। ये आपके एंटी करप्शन ब्यूरो से डिफरेंट है। एंटी करप्शन यूनिट में जैसे कोई सिस्टमेटिक करप्शन हुआ या कोई गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की, उसके अंदर जैसे टेंडर में या फिर किसी चीज़ के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम थी, उसमें कोई करप्शन हो गया, कोई घोटाला हो गया, तो वो सब जांच एंटी करप्शन यूनिट करती है। इसमें जनरली जो वर्क रहता है वो डेस्क जॉब टाइप का ही रहता है। 80% टाइम आप अपनी ऑफिस में ही बिताएंगे, पर फिर भी 20% टाइम आपको फील्ड में या आपको आउट ऑफ सिटी भी जाना पड़ सकता है। इसके बाद अगली है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग एक बहुत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि इसमें काफ़ी बड़े हाई लेवल केसेस रहते हैं। इसमें कुछ छोटी छोटी इसकी और सब यूनिट्स भी हैं, जैसे एक फेक करेंसी नोट्स की है, एक वाइल्ड लाइफ कोचिंग की है, और इसमें कई बड़े बड़े केसेस हैंडल किए जाते हैं, जैसे 2G है, कोल स्कैम है, NRHM है। और ये भी मोटा मोटी एक सिविलियन टाइप की जॉब है। इसमें आपको फील्ड में कम जाना पड़ता है, उतना नहीं जाना पड़ता, पर ये इसका काम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई बैंक फ्रॉड से रिलेटेड केस है तो फिर आपको अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग बैंक्स में स्टेटमेंट्स कलेक्ट करने, या कभी वाउचर्स कलेक्ट करने, या अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फॉर्म, ये सब कलेक्ट करने जाना पड़ता है। इसके बाद अगली आती है स्पेशल क्राइम ब्रांच, जिसमें जैसे कि जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, रेप हो गया, मर्डर हो गया, डकैती हो गई और लूटपाट हो गई, ये सारे क्राइम इसके अंतर्गत आते हैं। और ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें सबसे ज़्यादा टूर्स रहते हैं। ये इसमें फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है जनरली। अगर कई बार इसमें ऐसा भी हुआ है, मैंने देखा है कि कोई लोग 2-2 महीने के लिए वो आउट ऑफ स्टेशन ही हैं, या फिर अगर 1 महीने में वो यहाँ पर भी हैं तो यहाँ 4 दिन सिर्फ ऑफिस में बिता रहे हैं, बाकी के 26 दिन वो बाहर ही हैं। किसी एक बहुत स्पेसिफिक केस में ऐसा है कि सुबह 10 बजे की गाड़ी से कोई व्यक्ति 4-5 हफ्ते का टूर करके लौटा, और उसको फ़ोन पर बता देते हैं कि भाई आपको कल सुबह फिर निकलना है वहाँ दूसरी जगह पर 3 हफ्ते के लिए। अब सोच लीजिए कि कितना हेक्टिक है। वो आदमी ने अपनी फैमिली के साथ लंच भी नहीं किया और उसको अगले दिन फिर जाना है। तो इसलिए स्पेशल क्राइम ब्रांच कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहती है। हाँ, अगर कोई सिंगल है और उसको घूमने फिरने का शौक़ है तो उसके लिए बढ़िया है ये स्पेशल क्राइम ब्रांच। और इसमें जो आपका रेलवे का टिकट्स और उसका रहता है कि सब इंस्पेक्टर इज एंटाइटल्ड फॉर सेकंड AC टिकट। उनको एक रेलवे वारंट दिया जाता है। रेलवे वारंट एक आप समझ सकते हैं प्रीपेड टिकट टाइप का रहता है। आपको बस डिटेल्स भर के आप स्टेशन पर देंगे तो वो आपको टिकट दे देंगे, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। और अगर आप 1-2 दिन पहले अपना टिकट करवा लेते हैं तो जनरली आप एक रिजर्वेशन के लिए भी एंटाइटल
हो जाते हैं। आपको एक HQ कोटा का फॉर्म भरना पड़ता है, अगर वहाँ अवेलेबिलिटी रहती है तो आपको जनरली सीट आपकी कंफर्म हो जाती है। और सब इंस्पेक्टर के लिए सेकंड AC का है, और DSP के लिए SP के ऑथराइजेशन पर वो फ्लाइट में भी जा सकते हैं। इसके बाद अगला आता है साइबर क्राइम ब्रांच। साइबर क्राइम में रिलेटिवली पीसफुल जॉब है, और ये भी सिविलियन टाइप का ही जॉब है, जैसा मैंने बताया। इसका नाम भले साइबर क्राइम है, पर अगर आपको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो भी आप इस ब्रांच में बहुत अच्छा काम करेंगे। आपको इसके नाम से विचलित या भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। मोटा मोटी काम वही रहता है जो मैंने आपको पहले बताया। आपका सर्च एंड सीजर, डॉक्यूमेंट सीज करना, आपका विटनेस का या अक्यूज का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, केस डायरी मेंटेन करना, पैरवी केसेस वगैरह वगैरह। इसके बाद एक अगला आता है इंटरपोल। इंटरपोल एक ये भी बहुत पीसफुल जॉब है, डेस्क जॉब टाइप का। इसमें फील्ड वेरिफिकेशन शायद ना के बराबर है, और ये पूरा काम इसका कह सकते हैं कि फाइलों से और कंप्यूटर से हो जाता है। और इसका जो मेन इंटरपोल का काम रहता है कि बाहर से अगर इंडिया का कोई अक्यूज या कोई भगोड़ा भारत बाहर जाके बस गए हैं, जैसे आपके अभी करंटली विजय माल्या हो गए या नीरव मोदी हो गए, तो उनको वापस इंडिया में कैसे बुलवाना है, क्या उसका प्रोसीजर है, कौन कौन से उसमें नोटिस जारी करने पड़ते हैं। एक रेड कॉर्नर नोटिस रहता है, एक ब्लू कॉर्नर नोटिस रहता है, वो जारी करने पड़ते हैं। एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है। तो ये सारा काम इंटरपोल एजेंसी के थ्रू होता है, और भारत का जो इंटरपोल एजेंसी है वो CBI में ही है, इसके अलावा और कोई इंटरपोल नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर कोई इंडिया का अक्यूज बाहर भाग गया या किसी और विदेश का अक्यूज इंडिया में आ गया, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान होगा वो सिर्फ इंटरपोल के थ्रू ही होगा। इसके बाद एक है बैंक फ्रॉड एंड सिक्योरिटी सेल। जैसा नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि इसमें बड़े लेवल के जो बैंक फ्रॉड्स के केसेस रहते हैं, जैसे PNB घोटाला भी हो गया जो 13,000 करोड़ का था, वो और भी बड़े बड़े जो केसेस रहते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। और इसमें जो घोटाला है या केस का जो लेवल रहता है वो बहुत ज़्यादा मासिव लेवल का रहता है। जैसे कि ये आपका 13,000 करोड़ रुपए का PNB स्कैम है, इसके अलावा कोई 6,000 करोड़ का है, वो कोई 2,000 करोड़ का। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं दैट इज बहुत वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, और इसमें जो मेन काम रहता है वो माथापच्ची वाला रहता है। आपको यू हैव टू पेरिज ओवर बल्क्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपको बहुत कागज़ों को बार बार उलटफेर करना पड़ता है। तो अगर आप बैंकिंग फील्ड से हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है ये, अदरवाइज ये थोड़ा सा मोनोटोनस टास्क हो जाता है। इसके बाद एक आता है स्पेशल यूनिट। ये एक बहुत, मैं कह सकता हूँ इसको डार्क हॉर्स टाइप का ब्रांच है अपने CBI का, क्योंकि इस स्पेशल यूनिट का ऑफिस CBI हेडक्वार्टर में नहीं है, वहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ के जो लोग हैं वो अपना आई कार्ड तो रखते हैं CBI का, पर वो उसको कहीं पे दिखा नहीं सकते, वो बहुत सीक्रेटिव लोग रहते हैं। और कोई भी विजिलेंस का या सर्विलांस का काम रहता है तो स्पेशल यूनिट वाले करते हैं। जैसे कि किसी के घर पर निगरानी रखनी है कि ये कब आ रहा है अपने घर, कब जा रहा है अपने घर से, इसके घर कौन कौन आता है, तो उस काम को स्पेशल यूनिट वाले ही करते हैं। ये काफ़ी एडवेंचरस टाइप का आप समझ सकते हैं उस तरीके का काम है, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है। इसमें आपके आने का टाइम फिक्स है पर जाने का टाइम फिक्स नहीं है। हो सकता है आप रात को 10 बजे घर जाएं या रात के 11 बजे घर जाएं। इसके अलावा जो कॉल्स वगैरह रिकॉर्ड करने का काम रहता है वो भी स्पेशल यूनिट में ही है। जो भी आप सुनते होंगे कि उनका फ़ोन टैप कर लिया, तो ये सारे काम जो करती है वो स्पेशल यूनिट ही करती है। चलिए, ये एक मोटा मोटी ओवरव्यू था CBI की सारी ब्रांचेस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो मैंने जिस आर्टिकल पे बनाया, आपको अगर वो आर्टिकल पढ़ना हो तो आप नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ पुट देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। और होप यू लाइक दिस। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।